स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। तो हमने पिछले काफ़ी सारी वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड खूब सारी डिस्कस कर ली हुई है। तो हम इन सभी रेजिडेंशियल स्टेटस जानने का मेन मकसद क्या था, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन सभी की टैक्सेबल इनकम पर क्या लगाना होता है, टैक्स लगाना होता है। तो हमने इनको 3 पार्ट में बांटा था कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट के भी अगले 2 पार्ट वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन स्टैंड करता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फैमिली, जो भी पर्सन टैक्स देता है। ठीक है, उनको वो किस कैटेगरी में स्टैंड करता है, और क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इसकी टोटल इनकम। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एंड नॉन रेजिडेंट है। अभी मुझे फिर से बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने इन 3 टर्म को पिछली 5-6 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है। ठीक है, क्लासेस बना दी ना मैंने आपको, है ना, कि किस क्लास में बिठाना है। अभी आपने डिसाइड कर लिया कि इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल फैमिली को कहाँ बिठाना है, पहली, सेकंड या थर्ड में बिठाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई, चाहे वो कमाई या एक्रू कहाँ हुई है, इंडिया या इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर रिसीव होगी ना, चाहे तीनों कैटेगरी के लोगों को, तो उनकी इनकम पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, और सेकंड है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम मतलब माना गया है इन प्रीवियस ईयर वेदर अक्रूड इन और आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो चाहे बाहर है चाहे इंडिया के अंदर कमाई गई है, जैसी मर्जी करते हैं, रिसीव डीम टू बी रिसीव मतलब माना गया है कि इंडिया में रिसीव हुई है। तो तीनों ही केसेस में क्या है, मतलब इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे पहले केस में या सेकंड केस में, वो टैक्सेबल है। ठीक है, इतने समझिए। इनकम एक्रूड इन इंडिया मतलब इंडिया में रिसीव हुई है, 2 में था, और थर्ड में एक्रू मतलब कमाई गई है। ठीक है, तो इसका तीनों ही केसेस में क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। ठीक है, इनकम डीम टू बी एक्रू इन इंडिया मतलब माना गया है, मतलब कमाई गई है, चाहे अब रिसीव नहीं हुई है, तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे, अभी तक हमने 4 टॉपिक पढ़े कि इंडिया में रिसीव हुई है या इंडिया में कमाई हुई है। इंडिया का नाम आ गया ना जी, तीनों ही केसेस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा 5th पॉइंट, इनकम एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया मतलब कि इनकम कमाई भी गई और राइज का भी आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इंडिया। कमाई और अराइज इंडिया के बाहर हुई है, लेकिन बिजनेस का सेटअप कहाँ है, कंट्रोलिंग कहाँ है, इंडिया के अंदर है। सुन रहे ना, इंडिया कंट्रोलिंग। तो पहले 2 केसेस में क्या होगा, रेजिडेंट के केस में, चाहे ऑर्डिनरी है नॉन ऑर्डिनरी, टैक्सेबल होगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में नॉन टैक्सेबल। अब आपको लगा होगा ना, हम तीनों को अलग अलग क्यों किया था, एक पर्सन को अलग अलग क्यों किया था। नॉन रेजिडेंट को इस केस में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रेजिडेंट की दोनों कैटेगरी में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा 6th पॉइंट है, इनकम अप्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इनकम जो बाहर कमाई गई है, अराइज भी बाहर हुई है, और कंट्रोल उसका बिजनेस का कहाँ है, बाहर ही है, सब कुछ बाहर ही है, इंडिया में कुछ नहीं है। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको टैक्सेबल है, और लास्ट की 2 कैटेगरी नॉट ऑर्डिनरी और नॉट रेजिडेंट, इन 2 के केस में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, यहाँ थोड़ा सा अलग सा आ गया, सब कुछ इंडिया के बाहर है, अप्रूव राइज। ठीक है, और टैक्सेबल कहाँ है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और बाकी 2 केसेस में इसमें नॉट टैक्सेबल होता है। इनकम रिसीव्ड and approved or arise outside India during the year preceding the previous year and brought or remitted to India during the previous year। ठीक है, 7th केस में है कि रिसीव भी हुई है, अप्रूव भी हुई है, और बाद में इंडिया में लेकर भी आए हैं, तो ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल नहीं, केसेस में ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको आज के 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। कुछ पॉइंट है जो आप वैसे ही
तीनों ही केसेस में सेम ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे हमने इनको क्यों कैटेगरी में बांटा था, क्योंकि कहीं पर ऑर्डनरी के केस में मैक्सिमम केस में टैक्स लगेगा, ठीक है। नॉट ऑर्डनरी केस में एक दो जगह नहीं लगेगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में यदि इंडिया का कंसर्न है ही नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा। बस आपका न्यूमेरिकल भी हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी आपने यही लिखना है, पढ़ना कि वो किस कैटेगरी में, सातों में किस कैटेगरी में आता है, तो उसको उस पर टैक्स लगेगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बस हो गया क्वेश्चन, या आपने ये समझ लिया तो न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। बस वहाँ पर क्या होगा, अमाउंट लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ थियरी लिख रहे हैं, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। और जैसे सोसाइटी में टैक्सेबल जो कैलकुलेशन आपकी बाद में बता देंगे, तो इसका मतलब आपके न्यूमेरिकल भी हो गए, ठीक है। तो थियरी इनकम टैक्स में तो ये ऐसा ही है, आपको थियरी आ गई, न्यूमेरिकल 100% आ गई, बस आपने अमाउंट ही लिखना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। सबसे ज़्यादा हमने स्ट्रेस दी थी रेजिडेंशियल स्टेटस को, और फिर कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत ही सिंपल है, रिसीव मतलब जहाँ डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू, है ना, ये इंडिया में सब कुछ हो रहा है तो टैक्सेबल है तीनों केसेस में, ठीक है। आपने अच्छे ढंग से कर लेना, फिर भी कुछ समझना आया होगा तो बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।